बड़ा अच्छा आज हमारी गुफ्तगू हुई और आपके थ्रू जो है मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो पहुँचानी थी जो मैं उसमें आपका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू जो है मैं जो मेरे कुछ दिल में ख्वाहिशात थी वो मैंने दिल से कह दी। तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्र। पंजाब में एक छोटा-सा गाँव है चक नंबर 11, 111 है लेकिन चक नंबर 11 के नाम से जी, बहुत मशहूर है। ये साहिवाल के करीब ही है, तो वहाँ आके फिर इन्होंने अपना क़याम किया। मेरे जी, जो दादा थे, जो मेरे फ़ादर की जो फ़ैमिली साथ आई थी। हाँ, तो बस चचावतनी का चक नंबर 111 था, लेकिन वो चक जी, नंबर जी। 11 बहुत मशहूर हुआ मतलब मैं जो बचपन से सुनता आया लेकिन चक नंबर 111 में आके उन्होंने क़याम किया। चचावतनी में उस ₹10 ₹10-12 से जी, उन्होंने साइकिल की दुकान स्टार्ट की थी। जो बड़ा मशहूर किस्सा भी जी, है ये, मेरे फ़ादर ने हर इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने साइकिल की दुकान से जी, जी, स्टार्ट किया और आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह के शुक्र से उनका काम काफ़ी अच्छा चलना शुरू हो गया और फिर साथ-साथ वो अपना गाने की जो उनकी जो एक सिलसिला था, तो उसमें भी वो काफ़ी स्ट्रगल करते रहे। चल रहा है, मेरे फ़ादर के हवाले से भी एक चैनल पे पैरोडी हो रही है और उसमें बड़ी बदतमीज़ी दिखाई जा रही है, बड़ी बदतमीज़ी से जो है उनको आज की जनरेशन के सामने प्रेज़ेंट किया जा रहा है और कोशिश करें कि कुछ ऐसा अच्छा करें कि जब इंसान दुनिया से जाए, तो उसको अच्छे अल्फ़ाज़ों में याद किया जाए। कि मुझे छोड़ दिया है उसने बात। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम, जी आयन। आप देख रहे हैं एएचएम टीवी। हम आपकी मुलाकात दुनिया के नाम और सितारों के साथ करवाते रहते हैं। आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान जुड़े हैं। अगर हम मौसीकी की बात करें तो मेहदी हसन, उस्ताद मेहदी हसन खान एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में जाना जाता है, जिन्हें शहंशाह गज़ल के नाम से खिताब दिया गया। आज यूएसए से उनके बेटे इमरान मेहदी हसन साहब, जो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं और अपने वालिद साहब के काम को लेकर आगे चल रहे हैं। आज वो हमारे मेहमान बने हैं और उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, खुश-आमदीद कर कहते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल के थ्रू और मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया। तो जी, जी। मैं सर, ये मेरे बहुत लिए बड़ी बड़ी एज़ाज़ की बात है क्योंकि उस्ताद मेहदी हसन साहब को हम बचपन से सुन रहे हैं और आप उनके बेटे हैं और ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आपने हमें टाइम दिया। ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। थैंक यू। सर, इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। सर, मेहदी हसन साहब इंडिया से पाकिस्तान आए थे, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इंडिया से किस गाँव या शहर से उनका ताल्लुक था, जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान मूव किया? इंडिया जो उनका जो प्रॉपर गाँव था, गाँव का नाम लूना था और स्टेट जो है वो राजस्थान है। जी, राजस्थान जयपुर से हमारा ताल्लुक है, मेरे फ़ादर का ताल्लुक है और जो जहाँ उनकी पैदाइश है वो गाँव बहुत छोटा-सा गाँव है एक जयपुर में झुंझुनू के पास लूना, वहाँ उनकी पैदाइश हुई जी, और वहाँ से फिर जब पार्टीशन हुआ तो माइग्रेट करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो पंजाब में एक छोटा-सा गाँव है चक नंबर 11, 111 है लेकिन चक नंबर 11 के नाम से जी, बहुत मशहूर है। ये साहिवाल के करीब ही है, तो वहाँ आके फिर इन्होंने अपना क़याम किया। मेरे जी, जो दादा थे, जो मेरे फ़ादर की जो फ़ैमिली साथ आई थी,
तो उनका क़याम फिर वहाँ हुआ। सर ये चक नंबर 11 कौन से जिला में शामिल है? ये चेचावतनी का तो नाम सुना जी, होगा आपने? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे शहर के बिल्कुल पास है। हाँ, तो बस चेचावतनी का चक नंबर 111 था, लेकिन वो चक जी, नंबर जी, 11 बहुत मशहूर हुआ, मतलब मैं जो बचपन से सुनता आया, लेकिन चक नंबर 111 में आके उन्होंने क़याम किया। बिल्कुल ठीक। आप तो हमारे हमसाये भी हो क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकपतन से है। तो अच्छा, चीचावतनी माशाल्लाह, चीचावतनी बिल्कुल पास ही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर शुरू का जो सफ़र होता है, वो किसी भी फ़ील्ड में हो, किसी भी शोबे में हो, वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, अप एंड डाउन भी आते हैं, जी, मुश्किलात भी आती हैं। तो मेहदी हसन साहब भी अपने जब उनके करियर का आगाज़ हुआ, आगाज़ के दिनों में वो मेहनत मज़दूरी करते थे, बड़ी उन्होंने मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद जी, की जी, और शिकार फ़िल्म के लिए उन्होंने सबसे पहला जो उनका शिकार फ़िल्म के लिए सबसे पहले उन्होंने गीत गाए थे। जो फ़िल्म तो फ्लॉप हुई लेकिन गीत बहुत ज़्यादा बहुत मकबूल मशहूर हुए। हुई उसके थी। बाद फिर उनका आगे वो सफ़र चलता रहा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आगाज़ के दिनों में किन मुश्किलात का सामना था और आपकी जो फ़ैमिली थी, उन पर क्या असरार थे, जब आगाज़ का उनका सफ़र? नहीं, मुश्किलात का तो सामना ख़ैर मैं तो यही कहूँगा हसनैन के, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ जी, तो जब माइग्रेट किया, तो जितने भी लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए तो सबने ही बड़ी मुश्किलात का सामना किया। और क्योंकि लाज़मी बात है, कुछ लोग इधर से उधर गए, कुछ लोग उधर से इधर आए, तो जिन जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनके जमा पूँजी थी, जो उनकी मतलब जायदादें थी, तो कुछ वहीं रह गईं, कुछ साथ लेके आ गए, तो उस हवाले से काफ़ी हर आदमी ने उस वक़्त स्ट्रगल की। तो आने के जी, बाद जी। उन्होंने मतलब परेशानी तो आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसी परेशानी नहीं आई कि मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए। आने के बाद हाँ, उन्होंने मेहनत ज़रूर की आने के बाद, अ, क्योंकि हमारा जितना भी जो मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे अज़ीम ख़ान, वो क्योंकि जी, हमारा जी। तो ख़ानदानी काम है ये म्यूज़िक का, मेरे फ़ादर जो है वो 16 जनरेशन थे म्यूज़िक में। मैं 17 हूँ, मेरे बेटे जो हैं वो जी, 18 जनरेशन है, तो उस हवाले से हमारा एक ख़ानदानी काम था, तो वहाँ के जो राजा महाराजा थे, तो वहाँ के वो परमानेंट गवैये थे, तो उस हवाले से अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी दाल-रोटी इनकी चल रही थी। लेकिन पार्टीशन में जब सब कुछ छोड़-छाड़ के आए, तो उस वक़्त उन्होंने परेशानी का काफ़ी सामना किया। और मेरे दादा ने, ये मेरे वालिद साहब ने भी इंटरव्यू में कई दफ़ा इस बात को मेंशन किया है कि दादा ने सोचा कि कोई लकड़ी का टाल या लकड़ी का कोई काम शुरू करें, तो जिस पे फ़ादर जी, ने जी। काफ़ी एतराज़ किया कि नहीं, हमने जो ज़िंदगी गुज़ारी है, आपने जो ज़िंदगी गुज़ारी है, तो उसके बाद अब पाकिस्तान आने के बाद अगर हम ये लकड़ी का काम शुरू करेंगे तो सब यही कहेंगे कि जे अज़ीम ख़ान टाल वाले, गवैया तो कोई कहेगा नहीं। हुँ। तो जी, जी। उन मेरे फ़ादर को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बस मेरे दादा से ये ज़िक्र ज़रूर किया कि मुझे थोड़े से पैसे आप दे दीजिए, ₹10 ₹12 आप दीजिए, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो वहीं चचावतनी में उस ₹10 ₹10-12 से जी, जी। उन्होंने एक साइकिल की दुकान स्टार्ट की थी। जो बड़ा मशहूर किस्सा जी। भी है ये, मेरे फ़ादर ने हर इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने साइकिल की दुकान से जी, जी। स्टार्ट किया और आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह के शुक्र से उनका काम काफ़ी अच्छा चलना शुरू हो गया। और फिर साथ-साथ वो अपना गाने की जो उनकी जो एक सिलसिला था, तो उसमें भी वो काफ़ी स्ट्रगल करते रहे। लेकिन उन्होंने साइकिल की दुकान भी लगाई, फिर मीरपुर ख़ास में जो स्टेशन था मीरपुर ख़ास का, वहाँ के करीब में एक कॉटन बनाने की फैक्ट्री थी। तो उस फैक्ट्री में उन्होंने काम किया और वो जो कॉटन बनाने की जो एक मशीन थी, जो वहाँ के मालिक थे, तो उन्होंने वो मशीन, वो ख़राब हो गई थी, वो रखी हुई थी, क्योंकि मेरे फ़ादर जो हैं वो गाने के साथ-साथ बहुत अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर भी थे वो। गाड़ियों का जी, जी। मैकेनिक का काम बहुत अच्छा करते थे, बहुत उनको नॉलेज थी। मतलब वो थे तो मास्टरमाइंड, मैकेनिकल माइंड था उनका। तो उन्होंने फिर जी। जो वहाँ के जो वो ओनर थे, उनसे कहा कि ये मशीन रखी हुई है, तो अगर आप कहें तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। उनके हाथ की वो मशीन
बनी हुई है और उस मशीन पे उन्होंने काफ़ी अरसे काम किया। उसको बनाया, बना के उस पे काफ़ी अरसे काम किया। वो मशीन मैंने खुद भी देखी वाह! क्योंकि मैं अब्बू के साथ वाह, वाह! काफ़ी अरसे मैंने अपने फ़ादर के साथ एज़ अ तबला प्लेयर पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है। तो पाकिस्तान में भी जी, काफ़ी जी। मैंने शोज़ वग़ैरह किए तो हमारा इत्तेफ़ाक हुआ भावलपुर, मीरपुर, नवाबशाह इधर शो करने का। तो जब वहाँ पहुँचे तो फिर अब्बू ने मुझे वो जगह बताई, वो चीज़ दिखाई, वो फैक्ट्री। अब तो ख़ैर वो बिल्कुल बड़ी ख़स्ता हालत में है वो, लेकिन आज भी है वहाँ पे वो। उसके बाद वाह, उन्होंने वाह! बहुत क्या काफ़ी बात काम है। किया, साथ-साथ अपना वो अपने गाने का जो जी, सिलसिला था वो करते रहे वो। तो अल्लाह ताला ने फिर हाथ जी। पकड़ा और फिर वो गाने की फ़ील्ड में बहुत आगे निकल गए वो। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई शक नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं उनकी आज भी इस तरह से लगता है जैसे ये चीज़ें कल की गाई हुई हैं, इस तरह उनका बिल्कुल, सारा काम ही सदाबहार है जो हमेशा इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल। नहीं मेरे फ़ादर या असलन मेहनती बहुत थे, जी, जी। बहुत मेहनती थे। उन्होंने कभी मेहनत से जो है ना कभी उन्होंने जान नहीं छुड़ाई। कितना ही जी, जी। हार्ड वर्क हो, कुछ भी हो, वो करते ज़रूर थे। अपना सरगोदा में उन्होंने बहुत अरसे ज़मीनों का काम किया है, अपने हाथ से काश्तकारी की है, जी, बंजर जी। ज़मीन को उन्होंने आबाद कर दिया तो इससे बड़ी मेहनत क्या होगी? कि एक क्या बात है, बंजर ज़मीन क्या हाँ, बात! बंजर ज़मीन है बिल्कुल, उसको इतनी मेहनत करके अपने हाथ से उस बंजर ज़मीन को आबाद कर देना और वहाँ से फिर फसल उगना, तो ये मेहनत की बात होती है, तो मेहनती तो मेरे फ़ादर बहुत थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन, कोई शक नहीं। सर आप भी बहुत अच्छा गाते हैं और गा थैंक भी यू। रहे हैं आजकल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने फ़ादर उस्ताद मेहदी हसन साहब के आप शागिर्द हैं या आपने किसी और से सीखा है? आपका क्या ख़्याल है, मुझे किसी और का शागिर्द होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उस्ताद आपके कौन है? लेकिन ये मैं आपसे पूछना नहीं, चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि जब समंदर घर में बह रहा हो, तो फिर हमें नहर पे जाके मुँह धोने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक। तो आपने जैसे बताया ये बात मेरे लिए मुझे भी अभी पता चल रही है और हमारे देखने वाले भी सुन रहे हैं कि आप उस्ताद मेहदी हसन साहब के साथ तबला प्ले करते थे। जी। मैंने उनके साथ काफ़ी अरसे तबला प्ले किया है, तकरीबन 10-12 साल, 14 साल उनके साथ परफ़ॉर्म तो किया। अ, श आप उस आपके उस्ताद मेरा सवाल ये था कि उस्ताद आपके उस्ताद मेहदी हसन ही हैं। गाने में बिल्कुल मेरे उस्ताद जो हैं वो मेरे फ़ादर हैं और जो तबले की मैंने तालीम ली है वो हमारे पाकिस्तान के बल्कि मैं तो कहूँगा कि दुनिया के एक ही आदमी हैं, उस्ताद अब्दुल सत्तार जी, कारी जी। साहब, जो मियाँ शौकत हुसैन साहब के शागिर्द हैं। क्योंकि वो भी अमेरिका में थे, मैं भी अमेरिका में था, बहुत सालों पहले की बात है, ये 90s की बात है। तो मुझे बड़ा एक जुनून चढ़ गया था तबले का। जी, जी। तो मैंने फिर अब्बू से रिक्वेस्ट की कि मुझे तारी भाई का शागिर्द होना है। क्योंकि तारी भाई हमारे बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। बहुत छोटी उम्र से तारी भाई और मेरे अब्बू के जो शागिर्द थे, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, परवेज़ मेहदी भाई। ये बचपन से हाँ, हमारे घर इनका रहना होता था, वहीं पे इनका आना-जाना था। फिर तारी भाई अब्बू के साथ बहुत छोटी उम्र से एज़ अ तबला प्लेयर भी वो परफ़ॉर्म करते थे। तो तारी भाई तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं और प्यार भी ऐसे ही करते हैं वो। तो उनसे जब रिक्वेस्ट की तो वो एकदम घबरा गए, कहना यार तुम क्या मतलब मैं खां साहब का ऑलरेडी गंडा-बंद शागिर्द हूँ, तो ये कौन-सा रिश्ता मेरे साथ बना रहे हो कि मैं खां साहब का शागिर्द हूँ और तुम मेरे से शागिर्दी करना चाहते हो। तो उन्होंने अब्बा के हाँ। कहने पे मुझे शागिर्द तो किया लेकिन अब्बा के सामने मुझे कहा कि हम उस्ताद शागिर्द नहीं हैं, हम भाई हैं। क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है कि तुम मेरे उस्ताद वाह! घराने हो और मैं तुम्हारा उस्ताद बन गया अब, तो अच्छा ये है कि हमारा भाइयों वाला रिश्ता रहे। तो तबले की तालीम मैंने उनसे ली और वाह! गाने की तालीम जो है वो तो लाज़मी बात है, आँख खुली अज़ान के बाद जो आवाज़ कानों में आई, तो वो ही सब कुछ है हमारे और उन्हीं की जूतियों का तुफ़ैल है मेरे फ़ादर की कि
गाना तो ख़ैर नामुमकिन है, बस कोशिश करते हैं कि उनकी खुशबू हमारे गाने में महसूस हो जाए। क्योंकि उन जैसा गाना जो है वो उन जैसा तो सा कोई वाह कह वाह! नहीं सकता। वो बस गॉड गिफ्टेड आदमी थे और मेरे हिसाब से तो हसनैन कोई शक नहीं, कोई शक। हाँ, मेरे हिसाब से क्या मैं तो डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ कि जो म्यूज़िकल वर्ल्ड है, जो हमारा म्यूज़िक वर्ल्ड है, मेहदी हसन साहब एज़ अ मैसेंजर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा कि जाइए जाके कोई गाने की शक नहीं। जाके लोगों को बताएँ कि गाना किस तरह गाया जाता है। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि कोई शक उन्होंने नहीं। हाँ, उन्होंने सिर्फ़ एक एक डायरेक्शन नहीं देखी। उन्होंने क्लासिकल भी गाया, उन्होंने ठुमरी भी गाई, उन्होंने ख़याल भी गाया, ग़ज़ल के तो बेताज बादशाह थे, ग़ज़ल तो ज़िंदा ही उन्होंने की है दोबारा से। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लेबैक सिंगिंग शहंशाह उन्होंने ग़ज़ल आज भी जब उनका नाम लेते हैं तो शहंशाह ग़ज़ल के नाम से उनको पुकारा जाता है। बिल्कुल, 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 प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने बाकमाल की। नात, हम्दो-नात, सना उन्होंने बाकमाल की। तो वो तो कंप्लीट जी, पैकेज अल्लाह ताला ने उनको नवाज़ के भेजा था दुनिया में। उनको मैं कोई मतलब शक ये नहीं। नहीं कहूँगा कि वो क्लासिकल सिंगर थे या वो लाइट क्लासिकल सिंगर थे या वो ग़ज़ल सिंगर थे या वो प्लेबैक सिंगर थे या वो नात ख़्वां थे। वो कंप्लीट सिंगर थे वो। कोई शक नहीं, कोई शक। हर रंग में गाते थे और बिल्कुल, क्या बिल्कुल, बात है कि आज भी हमारा सर तो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब आज पूरी दुनिया से हमें लोग हम तारुफ़ करवाते हैं जी हमारा ताल्लुक मेहदी हसन साहब के मुल्क से है और बिल्कुल, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी रिगार्ड करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और ये बिल्कुल, हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और जो आज भी इतने साल गुज़र जाने के बावजूद भी लगता ही नहीं है कि वो हम में नहीं है। उनका काम ऐसा है कि वो आज भी क्योंकि जो मेहदी हसन साहब जैसे लोग जो हैं वो तो अमर हो जाते हैं, मरते बिल्कुल, नहीं, ये तो क़यामत तक बिल्कुल, ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल। वो तो एक ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का सिस्टम है, जो आया है उसने तो जाना है। लेकिन जाना अल्लाह ही ताला जाना है। ने उनको उन चीज़ों से नवाज़ के दुनिया में भेजा और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इंसान को इतनी अल्लाह ने समझ दी कि आज टेक्नोलॉज़ी इंसान ने इतनी क्रिएट कर ली हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग चले गए हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं, टेक्नोलॉज़ी की वज़ह से। और उसी वज़ह से मेरे फ़ादर फ़िज़िकली तो चले गए बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसा। वो हम में ही हैं वो, जी, हम जी। में मौजूद है। मतलब हम उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी ऑडियो सुनते हैं, लगता ही नहीं है कि वो चले गए हैं वो। ऐसा लगता है कि यहीं कहीं हैं, अभी किसी भी डायरेक्शन से वो चलते हुए आ जाएँगे वो। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका काफ़ी काम पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर बल्कि लोग सुनते हैं जी, और सीखते हैं उनसे बड़ी-बड़ी जी। बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है जी, और आज बिल्कुल। भी ये तो बिल्कुल आपने जी सर, अगला मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि मेहदी हसन साहब को सदारती अवार्ड मिला, तुमका इम्तियाज़ मिला, लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंडिया से टैगल अवार्ड, नेपाल का सबसे बड़ा अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया। इसके अलावा दुनिया भर से उन्हें बेशुमार एज़ाज़ात से नवाज़ा गया। लेकिन क्या वजह है कि हमारे यहाँ जब लेजेंड्स हमारे बड़े नाम जिन्होंने पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में एक फेस है, पूरी दुनिया में एक नाम है, उनके गुज़र जाने के बावजूद ना तो उनके ख़ानदान को कोई पूछता है और ना ही प्रॉपर उनके हवाले से कोई काम किया जाता है। उसकी वजह हसनैन 2-3 वजूहात हैं। हमारे जो आर्टिस्ट, हमारे लेजेंड्स जो हैं, उनको वो पज़ीराई उनके जाने के बाद नहीं मिलती, उनका उस तरीके से ख़्याल नहीं रखा जाता, जब वो बूढ़े हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं। देखें, इसमें 3 वजूहात हैं। मैं अपने फ़ादर के साथ पूरी दुनिया में मैंने ट्रैवल किया और अभी भी मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ। फ़ादर के साथ एज़ अ तबला प्लेयर मैंने सारी दुनिया में ट्रैवल किया। अब मैं एज़ अ सिंगर सारी दुनिया में परफ़ॉर्म कर रहा हूँ अल्लाह के शुक्र से। जी, जी। देखिए, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, हर चीज़ का एक सिस्टम है। हर इदारे, डिपार्टमेंट उनका अपना-अपना एक तरीका है। तो ऐसे ही जो हमारा जो म्यूज़िक का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सही तरीके से जो है उसको फ़ॉलो अप नहीं किया जा रहा। हमारे आर्टिस्टों को गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल रही।
जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते। आप किसी और कंट्री में जाएँ, मैं अमेरिका में तकरीबन 35 ईयर्स से यहाँ रह रहा हूँ। छोटी-सी उम्र में आ गया था मैं और वैसे भी जी, जी, सारी दुनिया में घूमा हूँ, तो यहाँ भी यहाँ देख लें, आप यूरोप में देख लें, कहीं पे भी देख लें, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो शो बिज़नेस से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी गवर्नमेंट उसी तरीके से बेनिफिट्स देती है, उसी तरीके से उनका ख़्याल करती है, जैसे कि किसी गवर्नर या किसी एम्बेसडर या किसी प्रेज़िडेंट जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब वो अपनी मतलब पोस्ट से हटते हैं, तो उसके बाद जो बेनिफिट्स होते हैं, उनको बेनिफिट्स वो मिल रहे होते हैं। जी, जी, ये चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर जो है ना बहुत वीक हैं। फिर दूसरा इश्यू क्या है? मीडिया। अब मीडिया के जी, हवाले से अगर हम देखें, हमारे लेजेंड्स हर 10 साल के बाद जनरेशन चेंज होती है। बिल्कुल, अब ये मीडिया का काम है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, उनके बारे में आने वाली जनरेशन को किस तरीके से बताया जाए। हमारे आस-पड़ोस के मुल्क हैं, अमेरिका है, अब यूरोप है। आज भी आप देखें बीटल्स आज भी ज़िंदा हैं, आज भी उनको आज की जनरेशन भी जानती है, बिल्कुल, ठीक है? माइकल जैक्सन 80s के थे, आज की जनरेशन भी जानती है। अहमद रुश्दी साहब को बिल्कुल, कौन जानता है? माला को कौन जानते हैं? अब तो ये नौबत आ गई है कि मेहदी हसन साहब, मलका तरन्नुम नूरजहां, महनाज़, नाहिद अख्तर, अपना गुलाम अली अंकल, हालाँकि ये सब लेजेंड्स हैं। नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, सलामत अली खां साहब हैं, तुफ़ैल नियाज़ी साहब हैं। ये हमारे लेजेंड्स हैं और अब मैं नाम लेना शुरू करूँगा, बहुत सारे नाम हो जाएँगे, लेकिन मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि ये हमारे वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया, बहुत खिदमत की। हमारी बिल्कुल, आज कोई की शक नहीं। जनरेशन नहीं जानती। आज की जो जनरेशन है वो नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि इसमें कसूर हमारी मीडिया का है। बिल्कुल, मैं जैसे सर इसको आपने बताया है जैसे आपने सर बताया है कि माइकल जैक्सन को आज भी लोग जानते हैं, उसको आज भी नई जनरेशन को भी पता है। इस बात का मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि अब दुनिया भर में जब मैंने इंडिया से काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, दुनिया भर से लोग जब हमें बताते हैं मैडम नूरजहां का, उस्ताद मेहदी हसन साहब, उस्ताद सलामत अली खान, बड़े नाम हैं, तो उनको हम सुन के बड़े हुए हैं, उनसे हम सीख रहे हैं, वो आज भी हमारी इंस्पिरेशन है, उनसे हमने बड़ी मोटिवेशन हासिल की है। लेकिन इस बात का अफ़सोस होता है कि हमारी जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है, उनको ये नाम पता भी नहीं होंगे, आज की जो जी, नए दौर बिल्कुल। की यंग जनरेशन है। लेकिन अगर दुनिया में हम देखें दूसरे ममालिक की तरफ देखें तो लोगों को आज भी याद है उनको, सभी लेजेंड्स को वो याद करते हैं उनका। उसकी वजह ये है कि प्रॉपर जैसे आपने माइकल जैक्सन वाली मिसाल दी है, कि आज की जनरेशन को भी पता है, तो उसपे प्रॉपर उनकी हुकूमतों का, उनके मीडिया का प्रॉपर इस पे काम है कि वो अपने लेजेंड्स को ज़िंदा रखते हैं। अब हमने अपने लेजेंड्स को ज़िंदा किस तरह से रखना है, हुकूमत ने में क्या किरदार अदा करना है, हुकूमत के क्या इक़दामात होने चाहिए, कि जो हमारे अ, चंद एक लेजेंड्स ऐसे हैं जो मतलब जिनका काम तो कभी भी मरने वाला या ख़त्म होने वाला नहीं है, वो ता क़यामत रहेगा। लेकिन जी, उनके लिए करना क्या है, हमारी यंग जनरेशन को हमने बताना कैसे है, वो उनको सुने, जाने, कोई प्रॉपर इस पे कोई वो चीज़ नज़र नहीं आती है और इस बात का बड़ा लेकिन अफ़सोस होता सबसे है। सबसे ज़्यादा अफ़सोस तो हसनैन मुझे कहते हुए भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और वाक़ई मुझे बड़ा दुःख है कि हमारे जो ये मीडिया जो चैनल्स अब जो खुल गए हैं, इन चैनल्स में कुछ ऐसे चैनल्स हैं कि जो जी, जी। हमारे लेजेंड्स की बहुत मतलब गंदे तरीके से जो है उनकी जो एक पैरोडी करते हैं, बहुत घटिया तरीके से कर रहे हैं। अभी मैंने देखा है और जी, जी। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, मेरे फ़ादर के हवाले से भी एक चैनल पे पैरोडी हो रही है और उसमें बड़ी बदतमीज़ी दिखाई जा रही है, बड़ी बदतमीज़ी से जो है उनको आज की जनरेशन के सामने प्रेज़ेंट किया जा रहा है। जी, जी, बड़े अफ़सोस का मुकाम है और
बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है कि बिल्कुल पूरी दुनिया जिनके काम का एतराफ करती है, जिनको मानती है, और हम उनकी इस तरह से कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये सिर्फ तो मेरे फादर ही नहीं है, मतलब अभी रिसेंटली मैडम के हवाले से भी अभी जी, सोशल जी, मीडिया पे इशू उठा, बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, गलत जी, बात है। मतलब ये हमारे लेजेंड्स हैं, इन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं। अगर हम ही इनकी इज्जत नहीं करेंगे, अगर ये मीडिया ही अपने लेजेंड्स की इज्जत नहीं करेगा, तो आने वाली जनरेशन जो है वो क्या अपना मतलब क्या क्या वो उनके बारे में उनका कॉन्सेप्ट होगा, क्या वो रिस्पेक्ट करेंगे बिल्कुल अपने ऐसे, लेजेंड की। हम बिल्कुल ऐसे। इंडिया के हवाले से अगर मैं बात करूं, आज भी किशोर कुमार साहब जिंदा हैं, आज बिल्कुल, की कोई शक नहीं। जनरेशन में भी रफी साहब जिंदा हैं, आज की जनरेशन में भी लता जी मौजूद हैं, आशा जी मौजूद हैं। नो क्यों है? डाउट, नो डाउट, बिल्कुल क्यों है? ऐसे। क्योंकि एक उन्होंने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है, मीडिया ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लेजेंड्स हैं उनको मरने नहीं दे रहे, वो मर के भी जिंदा हैं बिल्कुल वो। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हमारे जो लेजेंड्स, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, जो जिंदा हैं उनको भी भुलवा दिया। उसकी वजह क्या है? मीडिया। मीडिया के अंदर जिस हिसाब से जो काम चल रहा है, जिस हिसाब से जो चीजें हो रही हैं, होनी चाहिए वक्त के साथ साथ। देखें, दौर बदलता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में ऐसे ऐसे मुल्कों में जाके इंट्रोड्यूस किया है जहां पे पाकिस्तान का नाम भी नहीं जानते थे लोग, वो बिल्कुल हमारे ऐसे, कोई legend शक थे, नहीं। वो हमारे आर्टिस्ट थे। वो उनमें सरे फहरिस्त मेरे फादर शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब थे, और मैडम नूरजहां थी। फिर बिल्कुल ऐसे, नुसरत फतेह बिल्कुल अली ऐसे। साहब आए, फिर गुलाम अली अंकल आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ऐसे ऐसे मुल्कों में जाके इंट्रोड्यूस किया कि जहां लोग मैप में देखते थे कि यार पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। तो यार जी, इतना जी, बड़ा, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक। इतनी 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 मतलब उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत, आज वो दुनिया से चले गए हैं, और जो अभी मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में आपने उनको भुला दिया, उनके जाने के बाद आपने उनको भुला दिया। मुझे ये बताएं कि मेहदी हसन साहब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितने गाने गाए हैं, मेरे ख्याल से किसी और सिंगर ने नहीं गाए होंगे, बहुत मेल काम, सिंगर। बहुत काम उनका, बहुत और काम, इसमें उनका कोई हर शक। दूसरा गाना जो है वो सुपर हिट गाना है। आज से 50 साल, 70 साल पहले का गाना, वो भी आज आज भी सुपर हिट गाना है वो। इसमें कोई शक नहीं, रंजिश ही सही, वो उनका जो बिल्कुल गाया हुआ है आज, वो कौन सा ऐसा सिंगर है पाकिस्तान का, इंडिया का या दुनिया का, कि जिसने रंजिश ही ना सही वाला वो ना उनका सुना हो या बिल्कुल गाया हो। बिल्कुल 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 वो उन्होंने वो उसको उन्होंने ऐसा उनका गाया हो कि वो आज भी वो जो कुछ चीजें होती हैं वो अमर हो जाती हैं। जैसे बिल्कुल जो बड़े बिल्कुल लोग हैं वो हमेशा उनका जिक्र चलता रहता है, उनका काम, ऐसे काम उन्होंने किए हुए हैं कि वो कभी भी ना खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल। तो हाँ, मेरी ये तो बड़ी बस, अच्छी बात है। हाँ मेरी तो बस अब यही दुआ है, और मैं रिक्वेस्ट भी यही करूंगा आपके इस प्रोग्राम के थ्रू। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन लोग देखेंगे। मैं तो जी, बस जी, यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी और मीडिया से भी कि हमारे आर्टिस्टों को, हमारे मुल्क को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें दुनिया में, उसका ख्याल बिल्कुल, रखें। बिल्कुल, आर्टिस्टों का भी ख्याल रखें, और हमारे पाकिस्तान का भी ख्याल रखें। क्योंकि हम बहुत खुश नसीब हैं हसनैन के हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ादी से सांस लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक। तो जब अल्लाह ताला ने हमें, और फिर ऐसा मुल्क, हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने नहीं अता की? चाहे से वो आप काश्तकारी के हिसाब से देख लें, चाहे से बिल्कुल, आप हमारा सी साइड देख लें, मतलब किसी एंगल से आप पाकिस्तान को देखें, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा हुआ है। बस हम ही उस चीज को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। ये मेरी बस रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के थ्रू कि चाहे से वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, कोई भी गवर्नमेंट आए, पाकिस्तान वो ही है। गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है,
बस उनकी कोशिश मेरे हिसाब से तो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखें, पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनका ख्याल रखें, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनका जो हक है, जो वो डिजर्व करते हैं, वो उनको प्रॉपर तरीके से दें। कि कहा जाता है कि मेहदी हसन साहब के आखिरी अयाम में उनकी हर मुमकिन मदद की गई, उनकी बहुत हम्म। सारी हेल्प की गई है इलाज के लिए। तो इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, मीडिया ने बहुत कुछ कहा, मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया। अब उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच थी। वो ये बात हकीकत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफी सपोर्ट की, लेकिन जिस तरीके से मेरे फादर को उनका आखिर का टाइम जो डिस्क्राइब किया गया, उसमें जी 90% बातें जो है वो सही नहीं थी। उनके बारे में ये बात बताई गई कि जी उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं करते, उनके बच्चे जो हैं उनका ख्याल नहीं करते, उनको मतलब उनके नाम से पैसे ले रहे हैं। ये बातें सच नहीं थी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, मेहदी हसन साहब के माशाल्लाह से 14 बच्चे हैं, जिनमें माशाल्लाह। से 2 अभी रिसेंटली रुखसत हो गए, एक्सपायर हो गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो मेरे इल्म 9 में है। बेटे हैं। मेहदी हसन साहब के 9 बेटे हैं। अब जब वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मछली तालाब में जब मछलियां होती है ना, तो उसमें एक मछली भी अगर खराब होती है ना, तो पूरे तालाब को खराब करती है। खराब कर देते। ठीक है ना? जी अब ये फैमिली में है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ नहीं। मेहदी हसन साहब के कुछ ऐसे बेटों में से बेटे हैं, जिन्होंने उनके नाम को खराब करने की कोशिश की, लेकिन सब बेटों ने नहीं। हम यहाँ बैठे हुए, हमसे जो मुमकिन कोशिश हो सकी, हमने अपने फादर को पूरा-पूरा उनकी टेक केयर करने की कोशिश की। इवन के मैं यहाँ उस वक़्त मैं लॉस एंजेलिस में था, मेरे पास आज भी वो रैकेट मौजूद हैं। मैंने उनका पूरा ट्रीटमेंट का जो है सारा इंतज़ाम यहाँ पे किया था, उनको बुलाना चाहा था, लेकिन डॉक्टर सोनावाला ने कहा कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो जी जिसकी जी। वज़ह से हम उनको यहाँ अमेरिका नहीं बुला सके, लेकिन उसके बावजूद जो मुझसे, मैं अपनी बात करूँगा मैं, जो मुझसे हो सका मैंने अपने फ़ादर के हवाले से, जो एक बेटे होने की हैसियत से मैंने अपना पूरा फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश की, उनकी खिदमत करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट की और मेहदी हसन साहब डिज़र्व भी करते थे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कदर करनी चाहिए, इतना बड़ा हाँ, नाम पाकिस्तान उसकी का। वजह उसकी वजह मेहदी हसन साहब की जो खिदमात थी, 50-60 इयर्स की जो उनकी खिदमात थी पाकिस्तान के लिए, तो मैं तो कहता हूँ कि उनके लिए तो जितना कर सकते थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी कम था। बिल्कुल बिल्कुल। जो उनके लिए करना चाहिए था, वो नहीं कर सके। लाहौर में जब मेहदी हसन साहब को फालज का अटैक हुआ था, तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे इंडिया के, अटल बिहारी जी, वाजपेयी, जी। उन्होंने इलाज की पेशकश की थी। तो मेहदी हसन साहब ने उस पर क्या बात की थी, उनको क्या जवाब दिया था? नहीं, मेहदी हसन साहब असल में देखें, मेहदी हसन साहब बहुत खुददार इंसान थे। जी मेहदी हसन साहब ने जब तक वो एक्टिव थे, उन्होंने ₹1 की किसी से हेल्प की रिक्वेस्ट नहीं की। उन्होंने जब भी मदद माँगी, अल्लाह से माँगी। उन्होंने कभी किसी के सामने जो है ना कभी अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर की, क्योंकि वो बड़े खुददार इंसान थे। और इवन के उनकी बीमारी के बाद भी मेहदी हसन जी। साहब को ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है हसनैन, ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात कहना ज़रूरी चाहूँगा मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी इतनी हैसियत, इतनी अल्लाह ताला ने वैल्यू दी है कि हम अपने फ़ादर की बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर कर रहे थे, और अगर अल्लाह उनको और ज़िंदगी देता, हम उनकी टेक केयर करते रहते। कुछ ऐसे बीच में मेरी फैमिली के मेंबर्स बीच में थे, जिन्होंने मीडिया के थ्रू जो है
सिर्फ अपनी जेब में पैसे डालने के लिए मेरे फादर को फ्रंट पे लेके आए। हालाँकि उनको ज़रूरत नहीं थी और वो पर्सनली इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ऐसी पोज़ीशन में आ गए थे स्ट्रोक के बाद कि वो एक होता है ना कि इंसान बेबस हो जाता है। जी, जी। तो बस वो उस पोज़ीशन में आए जिसकी वज़ह से वो बस खामोश हो गए। फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता उनको स्ट्रोक हुआ। जो पहला स्ट्रोक हुआ ना उसके बाद उनको बैक टू बैक माइनर उनको बहुत स्ट्रोक हुए, जिसकी वज़ह से वो काफ़ी अंदर से डैमेज हो गए थे वो। जी, और साथ-साथ ऐज की वज़ह से अल्ज़ाइमर जो एक बीमारी होती है जिसमें आदमी भूल जाता है, याद नहीं रहता। वो पिछले वक़्त में चला जाता है, तो वो उस टाइप की उनकी कंडीशन हो गई थी वो। तो उसी दौरान जो है आपने देखा होगा कि जियो से भी एक प्रोग्राम आया जिसमें मेरे फादर रो रहे थे। जी, फिर जी। और बिल्कुल, बिल्कुल। कई चैनलों से जो है उनको मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहली बात तो मेरे हिसाब से तो उनको उस पोज़ीशन में चैनल्स पे लाना ही नहीं चाहिए था, मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो कहते हैं कि जब इंसान के बस में बात नहीं होती तो वो कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल वो मीडिया पे आए, उस दौरान वो बात करते-करते रोने लगते थे। लोग ये समझे कि खान साहब अपने हालात की वज़ह से रो रहे हैं। मीडिया ने उस चीज़ को उसको बहुत अजीब तरीके से दुनिया के सामने फैलाया, हालाँकि हकीकत ये था कि वो उस बीमारी में इन्वॉल्व थे कि जहाँ आदमी छोटी-छोटी बात पे रोने लगता है, बात करते-करते जी, रोने लगता है। ये ऐज के हिसाब से आ जाता है ये टाइम ऐसा बिल्कुल, कि बिल्कुल होता वो है। एज कंडीशन फैक्टर बिल्कुल इस तरह हाँ, से होता है। उनको जो वो बीमारी उस कंडीशन के अंदर जो है वो अब लाज़िमी बात है नंबर 1 जो ज़िंदगी मेहदी हसन साहब ने गुज़ारी, शहंशाह वाली ज़िंदगी गुज़ारी कोई शक नहीं जी, कोई शक और एकदम से वो डैमेज हुए। एक तो वो उनको एकदम झटका लगा, फिर वो बीमारी तो वो इतने ज़्यादा अंदर से वो हो गए थे कि बात-बात पे वो बात करते-करते रोने लगते थे वो। अब वो नहीं। रोने लगते थे तो मीडिया ने उस चीज़ को इतना ज़्यादा उसको किया कि जी खान साहब के हालात ख़राब हैं, खान साहब की मदद की जाए, ये ऐसी बात नहीं थी और जिसकी वज़ह से हमारी फ़ैमिली की काफ़ी रेपुटेशन ख़राब हुई है। हकीकत कुछ और है। जी, जी। उनके नहीं हवाले मज़े की ये बात कौन आपको बताऊँ जी, जी। जी, जी, क्या कह रहे हैं? जी, जी सर, आप बोलें। मज़े की बात मैं आपको ये बताने ही वाला था कि उस टाइम पे मेरे फ़ादर की जो कंडीशन थी तो उस दौरान जो कुछ करीबी दोस्त वग़ैरह ऐसे थे कि उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि उनके पास पहुँच गए, बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। उनके हवाले से जो है उनकी बायोग्राफ़ी बना के मार्केट में निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी मैं खान साहब के साथ टाइम गुज़ारा, ये किया, वो किया। अब खान साहब अपनी पोज़ीशन में नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनके पास कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा। अब जी, आए, जी। आके बैठे, तस्वीरें खिंचवा ली, 1-2 उनसे सवाल पूछ लिए। अब वो अपने सेंस में नहीं है, उनसे जो पूछा जा रहा है बस वो उनको जो समझ में आ रहा है, वो बोल रहे हैं वो। लोगों ने जी, इस जी। चीज़ का एडवांटेज उठाया। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब लोगों ने हमें एक हिसाब से हमारी जो एक वो कहते हैं ना कि इंसानियत, नाइसनेस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जिसकी वजह जी, से जी। मेहदी हसन साहब के हवाले से सारी दुनिया में ये बातें काफ़ी फैली, काफ़ी कुछ हुआ कि जी खान साहब के आखिरी के दिनों में जो है उनके हालात बहुत ख़राब थे। उनके मतलब इलाज के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उनके मतलब रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ़ एक मीडिया की बातें थी और आपको भी पता है मीडिया किस तरीके से इन चीज़ों को एक्सपोज़ करती है। मेहदी हसन साहब की दुनिया भर में आज भी पहले भी इतने ज़्यादा फैन्स किद्दत की हद तक उनको प्यार करने वाले मौजूद हैं, तो वो तो ज़रा-सा भी किसी को कह दें कि ज़ुबान हिलाने की देर थी, उनके लिए तो लोग वैसे ही मेरे ख्याल से लाइनें लग जाते। तो मीडिया ने बड़ा इस हवाले से नेगेटिव बिल्कुल, इमेज बना के पेश किया वरना उन्होंने तो शहंशाहों वाली ज़िंदगी गुज़ारी। आपके खानदान के हवाले से भी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ आई थी, जिस पर आपने वज़ाहत भी पेश की थी। और जी। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कराची में आपके खानदान के हवाले से जो आपकी फैमिली है, वहाँ पे कौन-कौन रहता है? आपके हालात कैसे हैं? जो सोशल मीडिया पे चंद अरसा पहले वीडियोज़ आई थी, उसकी तो आपने वज़ाहत पेश कर दी थी कि इस तरह की कोई बात जी, नहीं है, वो लोगों तक
पहुंच भी गई थी, तो ये मुझे जरा बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान में जो हमारा घर है, असल में यार हसनैन, वो जो घर हमारा है बड़ा लकी घर है वो। और मेरे फादर ने बहुत घर लिए, लेकिन घूम फिर के वापस वो उसी घर में आए, क्योंकि वो घर मेरे फादर के लिए, मेरी मदर के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत लकी घर था और है। ये जब मेरे फादर ने घर लिया था 1968 में, मैं 1 महीने का था जब हम उस घर में मूव हुए थे। उसके जी। बाद से हम उसी घर में हैं। लाहौर में भी हमारे घर हैं, कराची में भी फादर ने काफ़ी घर लिए, लेके उनको बेच दिए, वापस उसी घर में आ गए। उसका रीज़न, जिस टाइम पे वो घर लिया था, तो जो एरिया के अंदर वो घर था वो वीवीआईपी एरिया कहलाता था, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक़्त कराची में कंस्ट्रक्शन कम थी, 60s का दौर था, कंस्ट्रक्शन कम थी, तो वो वीवीआईपी इलाका कहलाता था, एरिया कहलाता था। और वहाँ रहते हुए आप सोचें कि मैं 1 महीने का था जब हम उस घर में मूव हुए। अब माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हैं, तो वो घर हमारे लिए बड़ा लकी है। तो यही एक रीज़न था कि हमने उस घर को छोड़ा नहीं। और उस घर में हमारे इतनी यादें हैं, मेरे फादर की, मेरी मदर की, मेरे वालिद साहब की, मेरी वालिदा की जवानी उस घर में गुज़री, बुढ़ापा उस घर में गुज़रा, दुनिया से रुखसत वो उसी घर में हुए। तो वो घर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम छोड़ दें या वहाँ से चले जाएँ। बहरहाल वहाँ मेरी सिस्टर्स रह रही हैं और मेरे 2 भाई थे जो अभी रिसेंटली चले गए दुनिया से, वो वहाँ रह रहे थे। बाकी हम 4 भाई यहाँ अमेरिका में हैं। और अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अफ़वाहें फैलाई गई थीं, जो मीडिया के थ्रू बताया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। बस ये तो मीडिया की बातें हैं। बस आप बकौल आपके कि आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत टॉप लिस्ट में चल रहा है, अपनी रेटिंग जी। बढ़ाने में लगे हुए बस। वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी, जो खबरें फैलाई गई थी, क्योंकि मैं 2 साल से ज्यादा कर्स हो गया आपसे राब्ते में भी हूँ और सोशल मीडिया पर भी देखता था। मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म था कि ये जो भी खबर आपके खानदान के हवाले से वायरल की जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक फाउंडेशन का नाम सुना था, मेहदी हसन फाउंडेशन, तो जी। इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या आपके खानदान से कोई इसको रन कर रहा है नहीं, ये मेहदी या हसन कोई। फाउंडेशन, असल में इसको सोचा तो था मेहदी हसन फाउंडेशन के बारे में, लेकिन मेहदी हसन फाउंडेशन के जो करने वाले थे मेरे बड़े भाई आरिफ मेहदी, उनका ये प्लान था और उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर काफ़ी कुछ ऐसी वजूहात ऐसी हुई जिसकी वजह से वो थोड़े से रुक गए थे। तो इस नाम को अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो यूज़ कर रहे हैं, मेहदी हसन फाउंडेशन, मेहदी हसन फाउंडेशन। अभी ऐसा नहीं, हाँ, बहुत जल्दी अब मैंने ये सोचा हुआ है, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने, आरिफ मेहदी ने इसको सोचा था स्टार्ट करने का, तो अब उन्हीं के मिशन को लेके चल के इसको हम स्टार्ट करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। और मेहदी हसन फाउंडेशन के थ्रू जो हमसे हो सकेगा उसको इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। आप मेहदी हसन साहब के बेटे हैं, आपने उनके साथ भी अब भी आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं। तो मेरा एक सवाल है क्लासिकल म्यूजिक के हवाले से, कि मौजूदा दौर में क्लासिकल म्यूजिक को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? नहीं, हमारी जो मौसीकी है, देखें बात वहीं आ गई। ये जो मीडिया जो है, मीडिया असल में मीडिया जो है हमारे कल्चर को दिखाता भी है और हमारे कल्चर को मिटाता भी है। क्योंकि मीडिया जी, ही एक ऐसा एक चैनल है जिसके थ्रू हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको हम अपने बारे में बता सकते हैं। ऐसा ही सिलसिला हमारा म्यूज़िक का भी है। अब जो मीडिया म्यूज़िक दिखा रही है, वही आने वाली जी, जनरेशन जो है उसको फ़ॉलो कर रही है। आज से आप 30 साल पहले चले जाएँ, 50 साल पहले चले जाएँ, हमारे चैनल्स के ऊपर जो है, जिस किस्म के ड्रामे आते थे, जो उसके अंदर एक तहज़ीब, हमारा कल्चर नज़र आता था, जिस किस्म के म्यूज़िकल प्रोग्राम्स आते थे, उसमें हमारा कल्चर, हमारा क्लासिकल मौसीकी जो है, क्लासिकी मौसीकी, उसको ज़्यादा मेंशन किया जाता था। तो आज से 50 साल, 30 साल पहले की जो
हमारी जो जनरेशन थी वो उस चीज को समझती थी और हमारी मौसीकी का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। जी जी यही मीडिया के थ्रू जो है, जब उस माहौल को चेंज किया तो आने वाली जो जनरेशन है उसमें वो चीज कम होनी शुरू हो गई। हमारी मौसीकी आज भी वैसी ही है, हमारी मौसीकी में आज भी वैसा ही सुकून है, बस उसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए उस तरीके से किया नहीं जा रहा। वरना आप हमारे जो आस पड़ोस के जो मुल्क हैं, हमारा एक ही म्यूजिक तो एक ही है ना, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यूजिक तो हमारा एक ही है। ऐसे क्या जी वजूहत है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज भी क्लासिकल मौसीकी जो है वो बच्चा भी, आज की जनरेशन भी गा रही है और पहले की जनरेशन भी गा रही है। ऐसी क्या बात है? उसकी बिल्कुल छोटी सर। एक मैं आपको दूं, छोटी सी बात बताऊं, जी ये जो प्रोग्राम्स इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं अपना सारे गामा, इंडियन आइडल्स, आप देखें छोटे जी छोटे बच्चे हैं गा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। गा रहे हैं और अच्छा गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उनको वो तरबियत दी जा रही है, उनको वो कल्चर दिया जा रहा है, उनको वो माहौल दिया जा रहा है। हमारी तरफ जो है वो जी माहौल नहीं दिया जा रहा, हमारी तरफ जो है वेस्ट को ज्यादा दिखाया जा रहा है। जी जी और जिस हिसाब से मैं गाना बजाना, खास तौर से हमारे पाकिस्तान में जिस हिसाब से गाना बजाना हो रहा है, उसको मैं तो गाना बजाना नहीं कहता, उसको मैं म्यूजिक तो नहीं कहता मैं। हमारे पाकिस्तान में इस चीज की बड़ी कमी है कि नौजवान तो सीखना चाहते हैं, म्यूजिक की तरफ काफी रुझान है, लेकिन उस तरह से आगे ना तो हुकूमती सतह पर इदारे हैं, ना इंस्टीट्यूट है, ना टीचर्स हैं जो उन्हें बता सके कि आपने कौन सा म्यूजिक सीखना है। उन्हें तो बस आजकल वो ट्रैक सिस्टम चल रहा है, जो जी, पॉप पॉप म्यूजिक आ गया है, जो चीजें आ गई बस वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज की जनरेशन जो म्यूजिक में इन हो रही है, बहुत शौक से हो रही है। बस अफसोस इस बात का है कि इसमें कसूर जनरेशन का नहीं है, उन बच्चों का कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाजिम बात है, उनको जिस तरीके से गाइड करेंगे वो उसी जी डायरेक्शन में जाएंगे। अब उनका शौक है, अब उस शौक के पीछे अब जो सिखाने वाले जो एकेडमियां बना के बैठ गए हैं, पहले मैं तो कहता हूं वो खुद पहले सीखें वो। बिल्कुल डेफिनेटली। उस हवाले से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये ज़रूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई एक ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई इदारा बनाएं पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ एक जगह पे नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, या तो स्कूल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा पीरियड जो है वो म्यूजिक का होना चाहिए। मेरे बिल्कुल हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन को सही डायरेक्शन में म्यूजिक, क्योंकि देखें म्यूजिक जरूरी नहीं हर आदमी म्यूजिक पसंद करता है, लेकिन जो कर रहे हैं वो कम से कम प्रॉपर डायरेक्शन में सीख तो रहे हैं ना। जी जी अब यहाँ मैं अमेरिका की बात बताऊं, यहाँ पे हर चीज का पीरियड है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का भी पीरियड है, आपका म्यूजिक क्लासेस भी हैं, आपकी जिमनास्टिक क्लासेस भी हैं, आपकी स्पोर्ट्स क्लासेस भी हैं, आपकी एजुकेशन क्लासेस भी हैं। सब कुछ उस स्कूल टाइमिंग में इंक्लूड है वो। जी जी तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में भी ये एक सिलसिला होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक म्यूजिक का एक पीरियड होना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का, और उसमें एक प्रॉपर जो सीखे हुए उस्ताद, एजुकेटेड लोग जो जी हैं उस स्कूलों में हायर होने चाहिए और वो प्रॉपर एजुकेशन म्यूजिक की दें वो। बिल्कुल बिल्कुल। गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज जो है, खुदादा सलाहियतें जो है, वो तो हर किसी में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने बिल्कुल सलाहियत दी बिल्कुल होती है। बस अब बिल्कुल ये हमारा काम है, इदारों का काम है, जिन इदारों में हम पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज, कि उसको तलाश करके आगे उसी तरह से उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल देखें ना, जैसे आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी है, वहां पे जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, वो निकालते हैं टैलेंट और आगे उनके लिए राहें खुली होती है, उन्हें कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
वो बिल्कुल छोटी-छोटी एज में वो इतना ज़्यादा उनका इज़्ज़त भी कमा रहे हैं, दौलत भी कमा रहे हैं, शोहरत भी कमा रहे हैं, उनका काम चल रहा है। बिल्कुल। शुजात भाई का मैंने इंटरव्यू किया पिछले दिनों में उस्ताद सलामत अली खान साहब के पोते का, तो वो इंडिया में गए हुए, उन्होंने एक शो में पार्टिसिपेट किया था सारेगामापा में। हाँ, तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई, मैंने कहा मुझे इत्तेफ़ाक हुआ है सरकारी सतह पे म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन अटेंड करने का। तो मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ है कि जो स्टूडेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट्स को जज करने के लिए जो जजेस हैं, उनको पता ही नहीं कि म्यूजिक वो है ही नहीं, म्यूजिक इरेलीवेंट, वो इरेलीवेंट है, हाँ, क्योंकि मैंने कहा मुझे शौक बहुत है, मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, मौसीकी से बड़ा लगाव है, तो इतना हाँ, अंदाजा हो जाता है कि यार इसको मतलब जजेस वो बिठाए हुए जिनको पता ही नहीं कि कौन सा बच्चा अच्छा गा रहा है, कौन सा बुरा गा रहा बिल्कुल। नहीं यार, हसनैन आजकल मैं तो मतलब यही चीज़ें देख रहा हूँ कि बस कमर्शियल काम हो गया है बहुत। है। जी जी देखें, म्यूज़िक की एक एजुकेशन है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 25 से 30 साल चाहिए। आप जी, अपनी बिल्कुल ऐसा ज़िंदगी के 25 से 30 साल देंगे, एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, आप सर्टिफाइड होंगे, देन यू बिकेम अ डॉक्टर। आपको बिल्कुल। इंजीनियर बनना है, आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपको आईटी में जाना है, यू हैव टू गिव योरसेल्फ अबाउट 20 इयर्स, 20-25 इयर्स। जी जी बिल्कुल। Then you became a certified engineer, architect. बिल्कुल। तो म्यूजिक के बारे में तो कहा जाता है कि म्यूजिक तो ऐसी चीज है कि हवा में गिरा बांधना इतना मुश्किल काम है, और इसकी प्रॉपर पूरी इतना एजुकेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। ABCD, मतलब हर चीज इसकी एक प्रॉपर, इसकी एक एजुकेशन है। और इसके बारे में क्यों बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 40 साल के बाद जाके जो है आदमी को उस्ताद का लकब दिया जाता है, वो भी उसको जो प्रॉपर सीख के आता है। ठीक क्या है, जी जी ऐसा ही है, म्यूजिक की बिल्कुल। दुनिया में म्यूजिक की एजुकेशन की उम्र 40 साल की है। 40 साल के बाद अगर वो उस लेवल पे जाता है तो उसको 40 साल के बाद उस्ताद का लकब दिया जाता है। हमें तो यही जी नहीं, हमारे तो जनरेशन को, हमारे लोगों को, जो आजकल के जो उस्ताद बने हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि उस्ताद कब कहा जाता है और किस किस वक्त उनको उस्ताद का लकब दिया जाता है और किस वजह से उनको उस्ताद का लकब दिया जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही बिल्कुल खां साहब का सर। है कि जी आजकल जी तो जिसको देखो वो खां साहब बन के घूम रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हकीकत तो ये है कि ये सर। खां साहब का जो लकब आता है वो गाने बजाने के अंदर जब तीसरी जनरेशन गाने में आती है, वो जनरेशन खां साहब के नाम से कहलाई जाती है वो। जी जी बिल्कुल। यहाँ तो एक आदमी ने गिटार पकड़ा, उसने 4 कॉर्ड सीखे, गाना शुरू किया, बराबर में लोग उसको, खां साहब क्या गा रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। खां जी साहब जी आपने जी क्या, अरे भाई ये खां ऐसे ही साहब है सर। कहाँ से आ गया यार। वो जी 11 जी साल का बच्चा है, वो ऑडिशन के लिए आया है, ऑडिशन में पास हो गया तो उसको उस्ताद का लकब दे दिया। जी जी। अरे यार फॉर उस्ताद गॉड बनना सेक, तो आप मतलब उस्ताद बनने के लिए तो उस्ताद बनने के लिए तो बहुत सालों लग जाते हैं, सालों के बाद भी कोई कोई उस्ताद बनता है। कोई भी लेकिन सर उस्ताद ये, बनता है। सर जिनका आप कह रहे हैं ना, ये वो वाले उस्ताद है जिनको हम कहते हैं ना तू बड़ा उस्ताद है, ये वो उस्ताद। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन बस बहरहाल ये चीजें जो है ये मतलब हमारे मुल्कों में जो है, हमारे मुल्क में खास तौर से सही जो हमारा मौसीकी, जो हमारी म्यूजिक है, उसको लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि हमारा कल्चर अ, डिफरेंट है, हम वेस्ट से नहीं है, हमारा म्यूजिक वेस्ट का नहीं है, हमारा ईस्ट का जी म्यूजिक है, हमारा क्लासिकल म्यूजिक है। और क्लासिकल म्यूजिक, इनमें जिंदगी है। क्यों? ये राग रागनी राग, लोगों को ये नहीं पता कि राग राग बनाया किस किस वजह से ये गया है, राग की मीनिंग्स क्या होते हैं, जी और वो आज तक जिंदा क्यों है। कितने हजार साल गुजर गए, वो राग आज भी जिंदा है। राग एमन आज भी जिंदा बिल्कुल। है कि नहीं है? और पाकिस्तान का म्यूजिक इतना रिच म्यूजिक है कि दुनिया इसको सुनती है, और हम ही बिल्कुल अपने जो लेजेंड्स हैं हम उनको अपनी नई नौजवान नस्ल तक पहुंचाने में बड़े नाकाम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी मिसाल दूं, आज से 60-70 साल पहले के जो गाने हैं, जो मेरे फादर ने गाए, मैडम ने गाए, रफी साहब ने गाए, किशोर साहब ने गाए,
मतलब जो आज से 70-80 साल पहले के गाने आज क्यों जिंदा है वो? बिल्कुल और ऐसे ही अभी आज अभी भी एक जिंदा है। हफ्ते अभी एक हफ्ते पहले का एक गाना आप सुन ले, वो एक हफ्ते पहले बहुत उसने रैकेट ब्रेक कर दी है। एक हफ्ते के बाद वो गाना भूल गए लोग। ऐसी ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही। उसका आजकल तो रीजन, जिस तरह से म्यूजिक लॉन्च हो रहा है वो तो मतलब 2-4 दिन रहा फिर खत्म। हाँ तो वही मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि उस गाने में जिंदगी है, इस गाने में जिंदगी नहीं है। उसकी वजह, वो गाने उस जमाने के गाने राग रागनियों में कंपोज हुए हैं। कंपोज हो गए होंगे, कोई शक। सर जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो सिंगर थे, उन्होंने अपनी जिंदगियों में मेहनतें की हैं। जो सच्चा काम है उसको दुनिया के सामने पेश किया। वो कंपोजिशन है राग रागनी में कंपोज हुई। आज के दौर में सर पकड़ लिया, टांग इधर से पकड़ ली, हाथ इधर से पकड़ लिया, उसको जोड़ा, फिर समझ में नहीं आया कि यार ये बना क्या है ये। बना क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो मशहूर हो गया। उस जमाने की शायरी आप देखें, मीनिंग्स क्या थी। बात है सर, शायरी की तो क्या ही बात है। हाँ, आज की शायरी आप देखें, पता ही नहीं। आजकल तो गालियां जो हैं वो गाने में गाई जा रही हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। तो ये मतलब गाने की मतलब एक हिसाब से बेहुरमती हो गई ना ये। मतलब बिल्कुल ये तो बिल्कुल। एक कमर्शियल बात हो गई आप सर है ये फैमिली, ये जो आजकल का बहुत सारा म्यूजिक है, आप फैमिली में बैठ के सुन नहीं सकते। तो हमारे बिल्कुल जो नहीं बुजुर्ग सुनते। हैं, हमारे बड़े हैं, वो आज भी जो 50-50, 70-70 साल पुराने गाने हैं, वो आज भी सुनते हैं और बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं और सुने जा रहे हैं, बिल्कुल आज भी सुने जा रहे बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस जमाने में लिरिक्स अच्छी होते थे, म्यूजिक अच्छे होते थे, राग रागनियों में कंपोज हुए हुए हैं। उनको सुनने के बाद क्यों? क्योंकि राग राग के जो सुरों के जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है, आपके दिल पे जाके लगता है सीधा। हैं। जी, जी, बिल्कुल। आजकल का तो म्यूजिक ऐसा है कि आप कहते हैं यार इसको बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जो सुनने जी, वाले लोग हैं, जो वाकई म्यूजिक से प्यार करने वाले लोग हैं, उनके वाकई सर में दर्द होता है। बिल्कुल आज ऐसे के ही है। दौर में जो म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक सिर्फ उसको मैं कल कहता हूँ बीट्स है। आज के दौर में म्यूजिक नहीं है, बीट है बस। जी, जी, बीट चल रही है, लोगों को ये नहीं पता कि इसकी शायरी क्या हो रही है, लोगों को नहीं पता कि म्यूजिक क्या है, लोगों को नहीं पता कि कौन से सुर से गा रहा है। बस बीट चल रही है और लोग बस उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बस दैट्स ऑल। समझ कुछ भी नहीं आ रही, समझ समझ कुछ नहीं नहीं। आती बस। हाँ, वो एक शोर-शराबा जो चल रहा है, वही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जो है, ये जब तक इन चीजों को देखें, जब तक हमारे कल्चर में, हमारे मीडिया ने सही म्यूजिक जनरेशन को दिखाया, वहां तक जनरेशन ने उस म्यूजिक को फॉलो किया। जी, जैसे जी, ही मीडिया ने चेंज किया म्यूजिक को, माहौल को चेंज किया, जनरेशन दूसरी डायरेक्शन में चली गई। बिल्कुल। इसमें मैं इसमें सर हमारी इसमें हमारी जनरेशन अपनी मैं समझता हूँ इसमें हमारी अपनी नाकामी है कि हम नाकाम हुए हैं नई हाँ, जनरेशन तक अपना काम पहुँचाने हाँ, में। हम लोग असल में अपना म्यूजिक छोड़ के वेस्ट की तरफ भाग गए। जी, जी। वो कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जानें कुर्बान की और गोरों को भगाया, जी, लेकिन वो जाते जाते बीच छोड़ के चले गए, एक छोटा सा बीज फेंक के चले गए। आज वो बीज बहुत बड़ा हो गया। हमारे कल्चर में आज हर तरफ वेस्ट नजर आ रहा है, हमारा म्यूजिक नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें कोई तो शक ये नहीं, बस बिल्कुल ऐसा। बहरहाल अब अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा जो करेगा। जी, जी। हर दौर का अपना एक सिलसिला रहा है, हर दौर में हर जनरेशन एक डिफरेंट डायरेक्शन में रही है। लेकिन जी, बस मैं तो यही चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, अपना कल्चर ना छोड़ें, अपना म्यूजिक ना ना छोड़ें। छोड़ें। बस बिल्कुल सर। मैं ये नहीं कहता कि नहीं ये नहीं करें, वो नहीं करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने कल्चर में रह के, अपने म्यूजिक में रह के। बिल्कुल सर। अपनी आपको शिनाख्त, अपनी आपको पहचान वेस्ट म्यूजिक, हाँ, आपको वेस्ट म्यूजिक ऐड करना है, आप करें। लेकिन जो आपका म्यूजिक है, जो आपकी मौसीकी है, उसको भी तो मार्केट में लेके आए ना। जी, जी, उसको बिल्कुल। भी तो आने वाली जनरेशन जो है, आने वाले बच्चे हैं, उनको दोनों तरफ से आप उनको बराबर का वो दिखाए ना आपके कि हाँ भाई ये भी है, ये भी है। अब आपकी चॉइस है, आपको भागना है
या आपको सुकून की मौसीकी सीखनी है। जी, जी, ये बिल्कुल, ऑप्शन होनी चाहिए ये नहीं कि बस एक बिल ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जी वो कौन-सा गाना वो काला चश्मा और वो बीड़ी जलाई ले, ये शायरी मतलब समझ से बाहर है ये। बिल्कुल सर ऐसा ही। तो बहरहाल आपको अल्लाह मेरे ने सब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह ताला और इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मेरी बस ये और दुआ सर है आप कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो एक तहज़ीब है, वो बस कायम रहे वो। जी, बिल्कुल सर। इसके लिए करना चाहिए हुकूमत को अपनी सतह पे काम करना चाहिए, मीडिया को अपना किरदार क्योंकि ये सब करेंगे तो फिर ही हम कोई चेंज ला सकते हैं और अपने कल्चर को बिल्कुल, महफूज़ बना बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। सर अगला मेरा जी, सवाल है कि उस्ताद मेहदी हसन साहब खान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं, बायोग्राफ़ीज़ भी हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन-सी किताब हम खरीदें, पढ़ें जिसमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जान सकें? इसके जी। हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। नहीं इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से जो उनकी ओरिजिनल बायोग्राफ़ी है, वैसे तो जी, असल में मेरे फ़ादर से सारी दुनिया प्यार करती है और जी, काफ़ी लोगों ने जो है उनके हवाले से बुक्स निकाली हैं। अपनी-अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है कि मतलब वो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम खान साहब से कितना प्यार करते हैं और हमें काफ़ी कुछ उनके बारे में पता है। तो उस हवाले से काफ़ी लोगों ने किताबें निकाली हैं और अभी भी निकाल ही रहे हैं लोग और एक मेरा भी आपने देखा होगा कि एक किताब के ऊपर मेरा इश्यू भी चला था, मेरा काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी चला था। जी, 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 तो उनकी जो ओरिजिनल बायोग्राफ़ी है, जो मेहदी हसन साहब ने खुद बैठ के मेरी मिसेज़ हैं, उनके साथ बैठ के 1998 में इस काम का सिलसिला स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे फ़ादर की भी ख़्वाहिश थी। ऐसी बातों-बातों में मेरी मिसेज़ ने ऐसी बात की कि अब्बू आपकी तो ज़िंदगी में इतने वाक़यात हुए, इतना सब कुछ हुआ है, तो आपके ऊपर तो एक पूरी आपकी बायोग्राफ़ी बननी चाहिए। तो मेरे फ़ादर ने हँस के बोला, कहने लगे, "बेटा, एक नहीं अगर मैं अपने ज़िंदगी के हालात बताऊँ, तो एक नहीं 5-6 बुक्स मेरी जो है ना बनेंगी। इतने मेरी ज़िंदगी में वाक़यात हैं, मैंने जो स्ट्रगल की है, जो टाइम गुज़ारा है, तो कम से कम 4-5 बुक्स जो है ना मेरी तैयार होंगी।" तो अब मेरी मिसेज़ ने यही बोला कि नहीं आप इसको सोचें और इसको आप करें, तो वहाँ फिर अब्बू ने कहा कि बेटा, अगर आप मेरे साथ मिलके करती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लिखें और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं खुद इस किताब का अनाउंसमेंट करूँगा मैं। तो फिर ऐसे ये जी, जी, सिलसिला शुरू हुआ, मेरी वाइफ़ और मेरे फादर तकरीबन 2000 त उनके स्ट्रोक होने तक ये सिलसिला चलता रहा, वो बताते रहे जब-जब उनको टाइम मिलता था क्योंकि वो बिज़ी थे, वो ट्रैवलिंग भी करनी, शोज़ भी हैं, तो घर पे होते थे तो वाइफ़ के साथ बैठ के जो है, जो बातें हैं वो सारा एक किताब में तहरीर करवाते रहे। फिर स्ट्रोक के बाद जो है क्योंकि एकदम से वो अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ, तो वो सारा सिलसिला रुक गया। फिर उनकी डेथ हो गई, वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो एक वो शॉक बड़ा अजीब-सा लगा। फिर उसके बाद जो है, उसको हमने दोबारा से स्टार्ट किया जो काम रुक गया था, तो निकालने ही वाले थे तो ये कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया बीच में ये। जी, तो जी, इंशाअल्लाह बिल्कुल ताला कोरोना वाला तो हाँ, पूरी इंशाअल्लाह दुनिया में ताला बिल्कुल बहुत जल्दी उनकी जो ओरिजिनल बायोग्राफ़ी है, वो मार्केट में आने वाली है और मैं पूरी उम्मीद से ये बात कहना चाहूँगा और अल्लाह से उम्मीद भी यही करूँगा क्योंकि हसनैन वही बात है कि देखिए इंसान कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता है, लेकिन काम उसी वक़्त होता है जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला एंड ऑफ द ईयर वो किताब हम रिलीज़ करेंगे और उस किताब के अंदर बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हैं क्योंकि कमर्शियल लाइफ़ के बारे में तो मेरे फ़ादर ने बहुत कुछ बताया अपने इंटरव्यूज़ में, तकरीबन हर इंटरव्यूज़ में बताया। लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ़ थी, जो उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके शागिर्दों के साथ और उनके जो बचपन के, जवानी के जो उनके वाक़यात, किस्से हैं, वो सब उस किताब के अंदर है। बड़ी मज़ेदार-मज़ेदार बातें हैं क्योंकि मेरे अब्बू बड़े संजीदा इंसान थे लेकिन बचपन में काफ़ी उनकी शरारतें जो हैं वो उस किताब में हैं। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो
वो सारी बातें उस किताब के थ्रू दुनिया को पढ़ने को मिलेंगी और उनकी हकीकत जो बचपन से उनके आखिरी टाइम तक की जो ज़िंदगी गुज़री है, एक-एक अल्फ़ाज़ जो है वो हकीकत जो है उस किताब में उनके जो फैन्स हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, उनको पढ़ने को मिलेगी। इंशाल्लाह सर बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा उनकी इंशाल्लाह, बायोग्राफ़ी का। इंशाल्लाह तो ताला। अ, सर मेरा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा म्यूज़िक या हमारा काम है पाकिस्तान का, वो हमसाया मुल्क भारत में काफ़ी देखा-सुना जाता है, और जो इंडिया का है वो पाकिस्तान में काफ़ी देखा-सुना जाता है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से आपके क्या ख़्यालात हैं? नहीं, हसनैन देखें, कल्चर तो हमारा एक ही है और जी, अब वो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरा अपना ज़ाती। क्यों? क्योंकि मेरी जो फैमिली है, अगर मैं हकीकत बात करूँ तो मेरे फादर, मेरी मदर की जो पैदाइश है वो इंडिया की है और रियलिटी देखा जाए तो आधे से ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तानी हैं और आधे से ज़्यादा जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, उनकी आधी फैमिली इंडिया में, आधी फैमिली पाकिस्तान में। कुछ लोग बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे ही है। पैदा हुए और इंडिया चले गए और कुछ लोग इंडिया में जी, पैदा हुए, पाकिस्तान आ गए। अब ये जी, ऊपर के लेवल की बातें हैं कि आपस में थोड़े बहुत जो भी इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की जो हमारी जो आम अवाम जो है, जो लोग हैं, जी, वो आपस में एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनका आपस में एक-दूसरे से बहुत प्यार है और मैं इस बात का गवाह हूँ क्योंकि मैं इंडिया गया हूँ और जब-जब गया हूँ और जितना जी, प्यार, जी, जितनी इज़्ज़त, मैं एक सेलिब्रिटी की हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक आम इंसान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ मतलब पब्लिक में घूम रहा हूँ और पता लग जाए मैं पाकिस्तान से आया हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं और लगता नहीं है कि मतलब मैं इंडिया से हूँ या वो पाकिस्तान से या वो पाकिस्तान से या मैं इंडिया से हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये बस हमारे कुछ गवर्नमेंट लेवल पे ये बातें चल रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। जी, जी, आर्टिस्टों के लिए कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जी, जी, आर्टिस्ट जो बिल्कुल। है वो सबका है। अब वो चाहे हिंदुस्तान का आर्टिस्ट हो या पाकिस्तान का आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट सबके हैं। हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़ुबान एक है, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। तो ये बीच की जो ये आपस की जो ये बातें हैं, ये मेरी समझ से बाहर है और मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये जो हाई लेवल पे जो ये थोड़ी बहुत जो भी बातें चल रही हैं, ये भी ख़त्म हो और हमारे जो बीच में जो ये एक छोटी-सी एक लाइन है, ये ख़त्म हो और एक-दूसरे का आपस में मिलना-मिलाना हो। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान का तो वो है कि एक बाप है और एक माँ जी, जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक। है ना? तो ना तो औलाद बाप से जुदा हो सकती है, ना औलाद माँ से जुदा हो सकती है। तो ऐसा जी, जी, ऐसा कुछ क्यों ना करें दोनों दोनों मुल्क मिलके कि ये सारी रंजिशें खत्म हों और आपस में वही प्यार-मोहब्बत जो इंटरनली है, वो ओपनली एक-दूसरे के सामने आ जाए वो। तो बस यही मेरी एक ख्वाहिश भी है और दुआ भी है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा और होना भी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मिलके काम करना चाहिए कल्चरल फील्ड में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमसाए हैं हम। सर मेहदी हसन साहब के फैन्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लोग आपको भी पसंद करते हैं, आजकल आप भी गा रहे हैं, तो आखिर में मैं चाहूँगा आप अपना पैगाम क्या देना चाहेंगे अपने प्यार करने वालों को, अपने फैन्स को? बस मैं मेरे फ़ादर के जो फ़ैन हैं, उनके फ़ॉलोवर्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छा गाना सीखें, अच्छा गाना गाएँ, अच्छा गाना सुनें और कोशिश करें कि कुछ ऐसा अच्छा करें कि जब इंसान दुनिया से जाए, तो उसको अच्छे अल्फ़ाज़ों में याद किया जाए। मेरे बिल्कुल, फ़ादर बिल्कुल। से जितने भी लोग प्यार करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज भी उन लोगों के दिलों में मेरे फ़ादर के लिए वैसा ही प्यार मौजूद है, उतनी ही इज़्ज़त है और
मैं भी यही उम्मीद करूँगा, क्योंकि उनकी लेगेसी को लेके मैं आगे चल रहा हूँ और कोशिश यही है कि उनके नाम को बरकरार रखूँ। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए और मुझे भी इंशाल्लाह आप सर। इसी तरह प्यार और मोहब्बत दीजिए जैसे मेरे फ़ादर को दी, ताकि मुझ में और हिम्मत आए और मैं उनके काम को अच्छे तरीके से आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँचा सकूँ मैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। एक दफ़ा मैं फिर आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया नहीं, और बड़ी आपका मेहरबानी। इंटरव्यू करना ये मेरे लिए भी बड़ी एज़ाज़ की बात थी और इस इंटरव्यू के ज़रिए बहुत सारी बातें जो लोगों को नहीं पता आज, वो इस इंटरव्यू के ज़रिए सुनेंगे, उन्हें सही रियल इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचेगी। तो सर बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका आप देख बहुत-बहुत रहे शुक्रिया हैं हसनैन एएचएम टीवी। हाँ, नहीं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा आज हमारी गुफ्तगू हुई और आपके थ्रू जो है मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो पहुँचानी थी, जो मैं इसमें आपका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू जो है मैं जो मेरे कुछ दिल में ख्वाहिशात थी वो मैंने दिल से कह दी हैं। तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जी, जी। आपके टेलीविज़न का बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो मिशन आप लेके चल रहे हैं अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे और आप अपने मिशन में कामयाब हों। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं एएचएम टीवी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।